हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर रणबीर। आज हम एक ऐसे गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले माना जाता था कि मनुष्यों में आमतौर पर पाई नहीं जाती है, लेकिन आजकल इसके मरीज काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसे हम ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये मनुष्यों के फेफड़ों को यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है, ऐसे कई लोगों का मानना है, लेकिन इसके साथ साथ ये मनुष्यों के ब्रेन पर, स्पाइन पर और कई ज़्यादा ऑर्गन्स पर भी असर कर सकता है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि MDR-TB यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस ये एक संक्रामक एजेंट के कारण होने वाली वर्ल्ड की नंबर 2 की बीमारी है और ये हवा में से भी फैल सकती है। आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस हम जानते हैं कि लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइन यानी कि हमारे बोन्स या तो और भी कोई ऑर्गन में पाया जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी फैलती है। 15 से 44 साल की महिलाओं में ये बीमारी मृत्यु का तीसरा बड़ा कारण बन रही है। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। शुरुआत में MDR-TB या तो ट्यूबरक्लोसिस जो भी कोई इन्फेक्शन होता है, इसके आमतौर पे पेशेंट को लक्षण नहीं नज़र आते हैं, जिसे हम असिम्टोमेटिक फेज कहते हैं या तो फिर लैटेंट फेज भी कहते हैं। यहाँ पे पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से पेशेंट ये बीमारी से बच सकता है, यानी कि उनमें लक्षण नज़र नहीं आते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युली नाम के ऑर्गेनिज्म से होता है, जो कि खांसने की वजह से या थूकने की वजह से फैल सकता है। टाइप्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस में 2 प्रकार होते हैं, एक लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पे आमतौर पे पेशेंट को कोई सिम्टम नज़र आते नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट में ऑर्गेनिज्म से काफ़ी कम प्रमाण में होते हैं या तो फिर निष्क्रिय स्वरूप में पाए जाते हैं। इसमें 2 तरह की टेस्ट हम कर सकते हैं। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस को हम TB स्किन टेस्ट या तो फिर IGRA ब्लड टेस्ट के द्वारा डायग्नोज कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है या तो पेशेंट की इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक हो जाती है, जिससे वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट नहीं कर पाती। अभी यहाँ पे पेशेंट को जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये एक दूसरे को फैल सकता है हवा में से या तो खांसने छींकने की वजह से। अभी हम इसके लक्षण यानी कि सिम्टम के बारे में डायग्नोसिस कैसे करें या तो सिम्टम कैसे पहचानें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पेशेंट को आमतौर पे सूखी खांसी काफ़ी ज़्यादा दिनों से होती है, कभी कभार उसमें से ब्लड भी गिर सकता है। कई पेशेंट चेस्ट पेन के बारे में भी कंप्लेंट करते हैं, बुखार होता है, थकान होती है, कभी कभार ठंड लगना, भूख की कमी होना, वज़न भी कम होता है और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट को रात में पसीना आने के भी सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर यही आपका ट्यूबरक्लोसिस जॉइंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोन पेन पेशेंट कंप्लेंट करते हैं। मेनिंजाइटिस खास तौर पर जब ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होकर हमारे ब्रेन की ओर जाता है और अगर वही ट्यूबरक्लोसिस हमारे लीवर या किडनी की ओर फैलता है तो रिलेटेड इससे सिम्टम्स पेशेंट को नज़र आ सकते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि किस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या तो कौन से पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं। ऑलरेडी जो पेशेंट सफ़र हो रहे हैं HIV जैसे इन्फेक्शन से या तो डायबिटीज़, किडनी, कैंसर, जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है या तो जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो चुका है। इसके साथ साथ कोई बीमारी के मेडिसिन आप ले रहे हो जैसे सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनके वजह से भी थोड़ी इम्यूनिटी कम होने की वजह से पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि मेडिसिन से ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से जब किसी पेशेंट के आप कांटेक्ट में आते हो तो इस वक्त यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी आपकी इम्यून सिस्टम कम हो, माल न्यूट्रिशन यानी कि आपकी तबीयत पहले से ही खराब रहती हो, ऐसे पेशेंट में भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इससे प्रिवेंशन यानी कि बचाव कैसे किया जाए। आपके डॉक्टर ने दी हुई दवाई टाइम पे यानी समय पे लीजिएगा, मास्क इस्तेमाल करिएगा, खांसने या छींकने के बाद हैंड वॉश पक्का कीजिए और अगर ऑलरेडी आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो
तो पब्लिक प्लेसेस में जाना टालिए। जब भी आप खांसते या छींकते हो तो उस वक्त अपना मास्क से फेस कवर कीजिए ताकि अपना इन्फेक्शन दूसरों का ना फैले। इसके साथ साथ आप BCG का टीका भी लगवा सकते हो और पेशेंट से संपर्क टालना बेहतर होता है। इसके लिए अभी डायग्नोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस मतलब इसका निदान कैसे किया जाए। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं, जैसे स्पूटम एग्जामिनेशन, CBN A8T नाम की एक टेस्ट होती है जो भी आपकी डॉक्टर आपको करने के लिए कह सकते हैं। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट इसमें एक आता है, एक्सरे, CT स्कैन, ऐसे कई सारी इसमें टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। यूजुअली इसमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट 6 महीने तक डॉक्टर आमतौर पर एडवाइस करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ये डॉक्टर आपकी डिसाइड करेंगे कि और कितने दिनों तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। लेकिन जब आप ये मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो इसे विदाउट ब्रेक कंटिन्यू लीजिएगा और पूरे गाइडलाइन आपके डॉक्टर ने दिए हुए फॉलो कीजिएगा। इसमें एक एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसके वजह से पेशेंट को कई बार कोई सिम्टम आते हैं। इसे हम कुछ साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, लाइक उसके सिम्टम आपको कभी कभार डार्क यूरिन होना या थोड़ा बुखार महसूस होना, जॉन्डिस लाइक, या तो भूख न लगना, नौशिया यानी कि मछली होना। अगर ऐसे आपको कोई सिम्टम नज़र आते हैं या तो कोई तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। और हाँ, ट्यूबरक्यूलोसिस रिलेटेड या तो और कोई बीमारी की जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हाँ, ऐसे ही मोर एक्साइटिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।